नमस्कार। तनु की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है एक खत। मैं इस चिट्ठी को पढ़ने और सुनने वाले उस हर शख्स से यही कहूँगी कि हर कोई अपने नाम एक खत जरूर लिखे, जिसमें वो सच में वैसा ही हो जैसा वो था, ताकि आपके जाने के बाद लोग आपको अपने हिसाब से ना बदलें। सुबह सुबह उस दिन मैं बीच आंगन में लेटी थी। किसी ने मेरे ऊपर सफ़ेद चादर तान दी थी। आसपास बैठे सभी लोग ना जाने क्यों रो रहे थे। मेरा परिवार ऐसे विलाप कर रहा था जैसे कि घर में कोई मर गया हो। तभी मुझे अपनी पड़ोसी शीला का स्वर सुनाई दिया। हाय कावेरी जिज्जी, काहे चली गई? अबे तो नाती नतन को ब्याह देखने तो आपको। कल शाम जिज्जी हमें मंदिर जाती मिली थी। बेचारी हमसे गले लग के कह रही थी, शीला एक तुम ही हो जो हमारा दुख दर्द समझती हो, बाकी तो सब मोह माया है। कल शाम किटी पार्टी में गई थी, मंदिर तो मैं गई ही नहीं। तो फिर यह शीला झूठ क्यों बोल रही है? मैं यह सोच ही रही थी कि तभी दूध वाला दाखिल हुआ। वैसे तो वह रोज़ मुझसे किटपिट करता था, क्योंकि मैं उसका दूध और पानी का राज जो खोल देती थी। पर आज, अरे अम्मा, जो का हो गओ राम जे कब मर गई अम्मा? आज तो 6 महीना के दूध को हिसाब करनो हतो, और अम्मा ने तो जिंदगी भर को हिसाब ख़त्म कर दो। 6 महीने का दूध का हिसाब? झूठे, कल तक का सारा हिसाब क्लियर है, फिर झूठ क्यों बोल रहा है? मैं उस पर चिल्लाते हुए बोली। तभी मेरे बिजली विभाग वाले सारे रिटायर्ड कर्मचारी दाखिल हुए। सब एक एक कर मेरी फ़ोटो पर माला चढ़ाने लगे। मैं अपनी माला लगी तस्वीर को देखकर गुर्राई। यह कैसी तस्वीर लगा रखी है मेरी? अरे, इतनी सुंदर सुंदर तस्वीरें हैं मेरी, कोई अच्छी तस्वीर लगाओ। पर मेरा कहना किसी ने नहीं सुना। तब मेरा दिमाग ठनका। अब मुझे पक्का यकीन हो गया कि अब तो मैं यमलोक की यात्रा को निकल ली। पर मेरी आत्मा को लेने अभी तक यम या यम के कोई दूत नहीं आए थे। तभी अपनी मृत्यु का सच स्वीकार करते हुए मैंने सोचा, जब तक यमलोक से मेरी आत्मा को लेने कोई आता नहीं, तब तक मैं अपनी मौत के मातम का आनंद लेती हूँ। देखती हूँ मुझे कौन कितना याद कर रहा है। तभी बिजली विभाग की मेरी पुरानी सहकर्मी बोली, मन की बहुत साफ थी कावेरी, बिल्कुल इस कफन के जैसी बेदाग। वह मेरे ऊपर पड़े कफन को छूकर बोली, बहुत सीधी सादी महिला थी। बिजली विभाग का कोई काम नहीं आता था, सब हमसे ही तो सीखी थी। हम कब तुमसे काम सीखे? उल्टा हमने तुमको सिखाया है। झूठी, निकल मेरे मौत के मातम से। मैं जोर से चिल्लाई। पर यहाँ तो लोग जिंदा की नहीं सुनते हैं, फिर मरे हुए की कौन सुनता? कुछ देर में एक और मेरे भूतपूर्व आशिक मिजाजी सह कर्मचारी अपने मुंह का गुटका संभालते हुए बोले, देवी थी देवी, भाई जैसा मानती थी हमें, राखी बांधती थी। किसी रक्षाबंधन में हम 500 रुपया से नीचे का उपहार नहीं देते थे कावेरी दीदी को। दीदी, हम कब इस लंपट की दीदी हो गए? यह तो उल्टा हमारे ऊपर ही डोरे डालता था। मुझे विधवा जानकर चाहे जब मुझसे शादी का प्रस्ताव रख देता था। और आज देखो मुझे सामने मरा हुआ देखकर कैसा बढ़िया बहन भाई का रिश्ता बना रहा है। अभी मेरी अर्थी उठी भी ना थी कि मेरी नज़र घर के एक कोने में बैठे बच्चों पर चली गई। वे कोल्ड ड्रिंक्स और समोसे की पार्टी कर रहे थे। कुछ ही देर में राम नाम सत्य है का स्वर गूंजा और सब चल दिए शमशान भूमि की ओर। उसके बाद पूरे दिन लोग बाग आते जाते रहे। कब हुआ, क्यों और कैसे हुआ वाला वही घिसा पिटा सा सवाल सब पूछते, और उनके सवाल पर कभी बेटी तो कभी बहू टेप रिकॉर्डर जैसी बज पड़ती। कल शाम सबके साथ बढ़िया खाना खाया। उसके बाद उनके पेट में जरा सा दर्द हुआ, फिर दर्द की दवा खाकर सो गई। सुबह जब देर तक नहीं जागी तो देखा कि अम्मा नहीं रहीं। कहती हुए वे रो पड़ती,
यहाँ आते जाते लोग बाग अपना शोक व्यक्त करते हुए मुझसे जुड़ी मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाते रहे। जिसके मन में जो आ जा रहा था वह मुझे लेकर वही कह रहा था। शाम होते ही परिवार के सभी सदस्य एक साथ यह बहस करने बैठे कि मेरी प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे होगा। अम्मा साफ कह रही थी हमसे कि उनका वो कीमती रानी हार उनकी बड़ी बहू यानी कि हम ही पहनेंगे। बड़ी बहू की इस बात पर छोटी बहू तपाक से बोली, अच्छा भाभी, लेकिन अम्मा तो बिल्कुल यही बात हमसे भी कहती थी। पर सच तो यह था कि हमने किसी से कुछ नहीं कहा था। कुछ ही देर में घर के कागजों को लेकर बहस शुरू हो गई। ये अम्मा तो बड़ी होशियार थी। वैसे तो कागजों का खूब काम जानती थी, पर देखो फिर भी अपना वसीयत लिखकर नहीं गई। इस पर मेरी बेटी बोली, भाभी कैसी बातें करती हो, उन्हें पता था क्या कि वे कब मरने वाली है। वैसे अम्मा ने मुझे बताया था कि वे वसीयत में क्या क्या लिखने वाली थी। वे कहती थी कि अपनी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा वे मुझे भी देंगे। वाह रे परिवार, इनकी अम्मा मर गई और इन्हें ज़मीन जायदाद वसीयत चाहिए। तब ये तीनों छोटे छोटे से थे जब इनके पिता का देहांत हुआ था। उसके बाद मैंने अपने दोनों बेटों और बेटी को बिजली विभाग में नौकरी करके पाला था। अच्छी शिक्षा दी, पैरों पर खड़ा किया, शादी कराई, मेरा किया कुछ भी इन्हें याद नहीं है। इन्हें तो इस बात का दुख है कि अम्मा वसीयत क्यों नहीं लिख गई। कुछ ही घंटों में घर का माहौल बदल गया। जहाँ मेरी मौत का मातम मनाया जा रहा था, वहीं अब प्रॉपर्टी को लेकर महाभारत छिड़ी हुई थी। इस लड़ाई में मेरे दोनों बेटे नील और नितिन, दोनों की पत्नियां मेरी बेटी व दामाद थे। नील ने बहस के दौरान नितिन को धक्का मारा और वह मेरी तस्वीर पर जा गिरा और मेरी नींद टूट गई। जब मेरी आँख खुली तो उस वक्त आधी रात थी। सब शांति से सो रहे थे। मैं भी जीती जागती काया थी। ऐसा विचित्र सपना देखकर मैं डर गई थी। उसके बाद उस सपने के कारण मैं नहीं सो पाई। सुबह उजाला होते ही मैंने कागज कलम उठाकर अपने लिए एक खत लिखना शुरू किया। प्रिय मैं कावेरी, जीवन की आपाधापी में तुमसे बात करने का कभी समय ही नहीं मिला, इसीलिए आज मैं स्वयं के लिए एक खत लिख रही हूँ। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसी हूँ, इन सब सवालों का उत्तर सबसे बेहतर मेरे पास ही है। मैं आज यह खत लिखते हुए खुद से मुलाकात कर रही हूँ। मैं कावेरी हूँ, वह कावेरी जो बचपन में बेहद शरारती थी। वही कावेरी जिसमें अच्छाई के साथ साथ ढेर सारी खामियां भी हैं। मैं वही कावेरी हूँ जो परफेक्ट वाइफ, सुपर मॉम और अच्छी दादी नानी बनने के चक्कर में खुद को खोती रही। मैंने 25 सालों तक बिजली विभाग में काम किया। मैंने हर काम खुद सीखा। मेरे ऊपर किसी का कोई कर्ज नहीं है। मैंने अपने जीवन के सारे कर्ज उतार दिए हैं। मैं 70 साल की एक विधवा हूँ, पर मैं मंदिर नहीं जाती। मैं तो किटी पार्टी में जाती हूँ। यह ज़रूरी नहीं है कि बूढ़ी हो गई हूँ इसीलिए मंदिर ही जाऊँ। मैंने अपने बच्चों के नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं की। मैंने उन्हें पाल पोस कर उन्हें उनके पैरों पर खड़ा कर दिया। यही क्या कम है? मेरे सारे कीमती जेवर और सामान मैं एक ट्रस्ट के नाम करके जा रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे अब बहुत काबिल हैं। इसीलिए आशा है कि उन्हें यह बात हजम हो जाएगी। मेरी इच्छा है कि मेरे मरने के बाद मेरी एक खूबसूरत सी तस्वीर लगे और उस शोक सभा में कोई मेरे लिए कुछ ना बोले। बस उस दिन मेरी लिखी यह चिट्ठी पढ़ी जाए, जिसमें असल में मैं ही हूँ, बिल्कुल वास्तविक। मैं इस चिट्ठी को पढ़ने और सुनने वाले उस हर शख्स से यही कहूँगी कि हर कोई अपने नाम एक खत जरूर लिखे, जिसमें वो सच में वैसा ही हो जैसा वो था, ताकि आपके जाने के बाद लोग आपको अपने हिसाब से ना बदलें। यह काम आप जितनी जल्दी से जल्दी कर सकते हैं करें, क्योंकि मृत्यु कहकर नहीं आती,
दूसरों के लिए जिएं पर खुद के लिए जीना कभी ना छोड़ें। जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा अपने लिए ज़रूर लिखें या करें जो आपके जाने के बाद भी आपकी कहानी को उस तरह से बयां कर सके जैसे आप असल में थे। प्यारी कावेरी, तुम्हारे लिए, तुम खुद। मैंने खत लिखकर पेपर वेट से दबाकर रखा ही था कि दूध वाला आ गया और उसका दूध देकर मैं रोज़ की तरह उससे कहने लगी, कितना पानी मिलाता है माधव, तेरे दूध की चाय बनाने जाओ तो पानी मिलाने की भी ज़रूरत ना हो। बाहर मेरी उसकी बहस हो रही थी और अंदर मेरा लिखा खत पंखे की हवा में हिलता हुआ मुस्कुरा रहा था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।